नमस्कार, संदीप पांडे, अधिशासी अभियंता, जलखंड विकास भू संरक्षण विभाग। आज पुनः उपस्थित हूँ खडिन के बारे में बताने के लिए। जो व्यवहारिक बातें, जो कैलकुलेशन की बातें, जो एग्जीक्यूशन की बातें हैं, आज विशेष तौर से हम खाली उनके बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे पास में खडिन को बनाए जाने के लिए बेहद ज़रूरी है। खडिन को बनाने में, डिज़ाइन में हमने अपनी सारी चर्चा प्लानिंग की कर ली है, पर उसमें एक विशेष बात जो हमारी बात करनी ज़रूरी थी वो है सीपेज लाइन की। जो अलग अलग सॉइल्स के लिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमारे पास में तैयार रहता है, वो हमको ध्यान में रखना ज़रूरी है। और वो क्या है, इस बारे में थोड़ा आप लोगों को जानकारी देने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा फुल टैंक लेवल है, पूर्ण बढ़ाव क्षेत्र हमारे पास में है, वहाँ से हमारी सीपेज लाइन स्टार्ट होती है। और ये सीपेज लाइन हमारी इस बंड से कम 1 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। और अब ये पता करने के लिए क्या है कि हमारे पास अगर गुड क्ले सॉइल है तो ग्रेडियंट हमारा 3:1 का रहेगा इस सीपेज लाइन का। अभी हमारे पास गुड कॉम्पैक्टेड सॉइल है तो इसका हमारे पास ग्रेडियंट 4:1 का रहेगा, उसमें स्लोप कम रहेगा। पर इस तरह से अगर हमारे पास सॉइल बहुत खराब है, जैसे बहुत कोर सैंड है, उस कोर सैंड के लिए हमको इसको बहुत लंबा करना पड़ेगा 10:1 का। तो हमारे पास ये बंड की जो बॉटम विड्थ है ये काफ़ी कुछ बढ़ानी पड़ती है, ताकि हमारी सीपेज लाइन इसको काट के यहाँ से इस बंड को तोड़े ना। तो बनाते समय हमको इस बात का बेहद ध्यान में रखना है कि हमारी जो बॉटम विड्थ है उसमें जो हमारी डाउन स्ट्रीम साइड है, डाउन स्ट्रीम साइड से कम 1 मीटर पहले हमारी ग्रेडियंट लाइन निकल जाए, ताकि हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहे। अब इसके बाद में खडिन का जो हमको अर्थवर्क है, अर्थवर्क का कैलकुलेशन है, उस बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। कि अगर हमारे पास टॉप विड्थ 2.5 मीटर की है, साइड स्लोप हमारे पास 3:1 और 2:1 का है, जो प्रचलित ज़्यादातर क्षेत्र के अंदर किया जाता है, तो बॉटम विड्थ आपकी कितनी हो जाएगी? 2.5 टॉप विड्थ है, प्लस 3 इंटू हाइट प्लस 2 इंटू हाइट। ये हाइट क्या है? ये अपस्ट्रीम की हाइट, और 2 के साथ में जो हाइट है वो इसकी डाउन स्ट्रीम की हाइट। अब इसके आगे और हम इसको अर्थवर्क कैलकुलेशन में पूरे डिटेल से और समझेंगे। फिर हमारे पास क्रॉस सेक्शन जो निकलेगा, टॉप विड्थ प्लस बॉटम विड्थ डिवाइड बाय 2 इंटू हाइट। एक सिंपल फॉर्मूला है, सब लोग आपको परिचित है इस बारे में। एवरेज सेक्शन, अगर हमारे पास चैन इज एन है तो एन इज प्लस वैल्यू ऑफ सेक्शन एट एन माइनस 1 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास एवरेज आ जाएगा। वॉल्यूम जो है एवरेज सेक्शन एक्स, इसको हम पूरा एक टेबल के माध्यम से समझ लेते हैं, जो जनरली कैलकुलेशन में हमारे पास में काम में आता है। कि हमने अलग अलग चेनेज पे इसके नाप ले लिए कि चेनेज हमारे 30-30 मीटर का चेन है। इस 30-30 मीटर के अंदर हमारे पास जो हमने डिफरेंट RL ले लिए कि 100 मीटर का 0 पे है, 99.4 जो है 30 पे है, उसके बाद इस तरह चलते हुए 2 मीटर का डिफरेंस है, इसमें सबसे कम 98 है। और जो हमारा टॉप बंड लेवल है वो 100 मीटर पे आ रहा है, तो हमारे पास डिफरेंस हो गया 2 मीटर की, हमारे पास बंड हाइट हो गई। और टॉप विड्थ हमारी 2.5 मीटर आई है, कैलकुलेशन डिज़ाइन के पार्ट से हमने निकाली है। बॉटम विड्थ जो हमारी निकली है वो कैलकुलेशन से हमारे पास में आ गई कि जो हमारी टॉप विड्थ और दोनों स्लोप्स के साथ में जो निकल के आ रही है, ये हमारी बॉटम विड्थ आ गई। हाइट हमने अलग अलग ली है, इस पे इस चैनज पे 30 मीटर पे, 60 मीटर पे, 90 मीटर पे, ये हमारी डिफरेंट हाइट्स आ गई। अब इस हाइट और इस बॉटम विड्थ और टॉप विड्थ से हम क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल देंगे, जो अभी पिछले फॉर्मूले में बताया आपको। अब ये जो है क्रॉस सेक्शन एरिया निकाला है, इससे हम लोग अब फर्स्ट चैनेज और उसके नेक्स्ट चैनेज का एवरेज क्रॉस सेक्शन भी निकालेंगे। ये एवरेज क्रॉस सेक्शन हमको सही अर्थवर्क कैलकुलेशन करने में मदद करता है कि एवरेज क्रॉस सेक्शन निकालने के बाद में फिर लास्ट में हमारे पास में चैनेज की जो लेंथ है उस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में इसकी वॉल्यूम निकल के आ जाएगी। जैसे ये 30 मीटर है, 30 मीटर को हमने एवरेज क्रॉस सेक्शन 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो 36 क्यूबिक मीटर इस चैनेज पे हमारी अर्थवर्क कैलकुलेशन आ गई। अब ये सब एवरेज कैलकुलेशन के बाद में हमारे पास में लास्ट में जो टोटल आएगी वो हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट अर्थवर्क कैलकुलेशन इस बंड की हो जाएगी, जिसको हम अपने वैल्यूएशन में काम में लेते हैं। ये तो हमारा पार्ट हो गया उसको आकलन करने का कि हमारे पास अर्थवर्क का काम कितना हो गया। अब इसमें हमारा स्टोरेज पीछे कितना हो रहा है, इसको ज्ञात करने के लिए कैपेसिटी ऑफ खडिन हमारे को निकालनी चाहिए। अब उसको मोटे तौर पे तो सिंपल खाली हम सिंपल कैलकुलेशन से निकालते हैं, और एग्जैक्ट तरीका इसका ये है कि यील्ड कैलकुलेट जो करते हैं फुल टैंक लेवल
से अलग अलग वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं कि हमारे पास जो कंटूर अवेलेबल है उन अलग अलग कंटूर के बीच का जो हमारे पास वॉल्यूम है वो अलग एवरेज निकालते हुए उनको जोड़ते जाएंगे और उससे हम टोटल उस खड्डे में हमारे पास कितना वॉल्यूम इकट्ठा हो रहा है वो हम ज्ञात कर पाएंगे। जैसे ये V0 है, कैपेसिटी ऑफ द एरिया कवर्ड बाय द लोएस्ट लेवल ऑफ द टैंक। ये लोएस्ट लेवल पे जो V0 वॉल्यूम निकाला हमने A0/3 प्लस A0 प्लस A1 प्लस A0 इंटू A2 रेज़्ड टू द पावर 1/2 अंडर रूट मतलब। तो ये जो V0 हमने निकाला इस वॉल्यूम का लोएस्ट लेवल पे हमारे पास में दो कंटूर के लोएस्ट लेवल और उससे पहले वाले कंटूर के बीच का जो वॉल्यूम है वो हमने निकाला। इसी तरह से हमने आगे के जो उसके आगे कंटूर है उनके बीच के वॉल्यूम को अगर हम निकालते जाएंगे तो जोड़ेंगे तो फिर हमारे पास में यील्ड उस पूरे खड्डन की एग्जैक्ट निकल के आ जाएगी कि हमारे पास में क्या उस खड्डन में हमारा स्टोरेज मिल रहा है। अब खड्डन का हमको जब लेआउट देना है तो ये हमको ध्यान में रखने वाली बात है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का हमारा बॉटम विड्थ का नाप है उस पर दोनों साइड में हम लोग मजबूत एक निशान लगा लें, या तो चूना पाउडर से या गैती से या किसी भी तरीके से उसको एक परमानेंट मार्क दे दे ताकि काम करने वाले को उसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहो। अर्थ अपस्ट्रीम साइड में निशान से अपने पास कम से कम 5 मीटर की जगह छोड़ देनी चाहिए, वो बर्म की स्पेस होती है उसमें कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। और उसके बाद में हमको मिट्टी उठानी चाहिए अपस्ट्रीम साइड से ताकि बंड का निर्माण हम किया जा सके। फिर बंड के विभिन्न चैनल्स पर बांस और रस्सी प्रोफाइल बनाकर बंड का अलाइनमेंट और क्रॉस सेक्शन चैनल वाइज संधारित करें कि ये हमको बंड का जो सेक्शन हमको बनाना है वो पहले से हम लोग एक किसी भी तरीके से उसको एक अलाइनमेंट करके बता दे बनाने वाले को ताकि वो उसका सही तरीके से निर्माण कर सके। खड्डन का लेआउट देकर फिर उसमें हम जब बेंचिंग बेस लेते हैं तो 0.3 मीटर का जो उसमें से मिट्टी हटाते हैं वो आवश्यक रूप से हटाया है हमको वहाँ से ताकि हमारी बंड की मजबूती उस पूरे एरिया में ढंग से हो पाए। तो खड्डन का लेआउट में आधार पर 0.3 मीटर की मिट्टी बेंचिंग के लिए हटा दी जाए। श्रेष्ठ निर्माण विधि बाकी जितने भी दूसरे हमारे स्ट्रक्चर्स है एमपीटी की तरह बनाए जाते हैं कि 15-15 सेंटीमीटर पे मिट्टी को बिछा के उसको कुटाई करते रहे और उसकी वाटरिंग करते रहे और उसको अच्छी तरह से दबाते रहे। तो वो प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ में हमारे पास पूरा बनके बंड तैयार जब होगा तो हमारे लॉन्ग लास्टिंग काम करेगा। इसके साथ में फिर अगर हमको ज़रूरत महसूस होती है, अगर मजबूत मिट्टी नहीं है वहाँ पे तो आपको महसूस होता है कि वहाँ पे पिचिंग की आवश्यकता है तो फुल टैंक लेवल तक उसकी वहाँ पे पिचिंग की जा सकती है। फिर खड्डन को पानी को बाहर निकालने के लिए हमारे पास में हमको वेस्ट फेयर बनाने की हमने विधि अभी देखी थी पिछले उसमें, तो पाइप और स्पिलवे का प्रयोग किया जाना चाहिए। खड्डन को टॉप लेवल पे एक समान मेंटेन करना चाहिए कि हमारा पूरा लेवल एक ही लेवल पे हमारा मेंटेन हो ताकि हमारा नुकसान उसमें बंड को ना हो। खड्डन का संपूर्ण सतह पर 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर मोटाई में मुर्रम बिछाई जा सकती है कि उसमें एक लेयर मुर्रम बिछा के उसकी अच्छी तरह पानी डाल के कुटाई कर दे तो हमारा बंड पूरी तरह से कॉम्पैक्ट और मजबूत बन जाता है जो कई वर्षों तक उस एरिया के लिए मददगार साबित हो जाता है। बंड का टॉप मिलाने हेतु यदि आवश्यक हो तो खड्डन के दोनों सिरों को हुक कर दिया जाए। अगर वहाँ पे प्रॉपर आपको उसका लेवल नहीं मिल रहा है तो उसको थोड़ा हुकिंग करके उसको मिलाने की कोशिश की जाए ताकि हमारा स्ट्रक्चर पूरी तरह से सेफ और उपयोगी बन सके। खड्डन के पानी को इस तरह खाली करना है कि डाउन स्ट्रीम खेतों में भी लाइफ सेविंग इरीगेशन हो सके। ये हमको जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि भाई हम ध्यान रखें कि हम जनरली वेस्ट पर वहीं से बनाएं कि अगर वहाँ से पानी निकले तो नीचे वाले खेतों के किसानों को उसका उपयोग भरपूर मिल सके, पानी व्यर्थ बह के उस एरिया से बाहर ना जाए। और सामान्यतः सेंट्रल वेस्ट वेयर को बनाने से अवॉइड करना चाहिए। तो अमूमन जब खेतों में अब ये खड्डन बनता है अगर बीच पे बनाते हैं तो मोटे तौर पे वो नीचे वाले खेतों को नुकसान हो सकती है, तो इसका ध्यान में रखते हुए हमको सेंट्रल वेस्ट वेयर को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये थी हमारी खड्डन की जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद।